नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ वर्ष 2021 प्री में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों की। देखेंगे कि किन ट्रिक्स के माध्यम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं या याद रखना कितना अधिक आसान है और कितने प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत अधिक जनरल हैं। तो इसी के साथ आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं कि उस न्यूज़ में क्या क्या खास बातें हैं। तो देखिए, संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप सभी लोगों के लिए आरओ एआरओ का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का। यह जो कोर्स है इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही क्लासेस दी जाएंगी। कोर्स कब से शुरू हो रहा है? तो देखिए, कोर्स शुरू हो रहा है 1 नवंबर से सुबह 8 बजे। दूसरी क्लास 4 बजे रहेगी, यानी कि दिन में आपको 2 क्लासेस प्रदान की जाएगी। पहले 200 विद्यार्थियों के लिए फीस में खास छूट दी गई है। मात्र 4,999 का भुगतान आप लोग को करना होगा। यह कोर्स अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसमें आपको 130 से अधिक कक्षाएं दी जाएंगी, हर दिन 2 कक्षाएं। ठीक है, इस कोर्स की वैधता 1 वर्ष रहेगी, यानी कि 1 साल के पीरियड के दौरान आप लोग अनंत बार, जितना आप चाहें असीमित बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। आपके 15 टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट रहेंगे। साथ साथ जितने भी नोट्स रहेंगे आपको पीडीएफ मोड में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है और आप लोग की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण कोर्स है ये। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या खास बातें लिए हुए हैं अपने साथ। तो देखिए, सिविल सेवा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? तो 2 स्टेटमेंट है आप लोग के सामने, या तो दोनों ही सही हो सकते हैं या कोई एक सही हो सकता है। संभावना यह भी है कि दोनों ही गलत भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या बात है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, वहीं दूसरी की स्थिति है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब दोनों ही स्टेटमेंट हम लोग के सामने हैं और तभी कर सकते हैं जब आपको याद हो कि 1919 के अधिनियम में क्या खास था और 1941 की परीक्षा का परिणाम क्या रहा। तो देखिए, परीक्षा जो थी लंबे समय से आयोजित हो रही थी। 1854 में देखते हैं कि मैकॉले साहब ने सुझाव दे दिया था कि होनी चाहिए परीक्षा, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, सबको वहीं जाना होता था, वहीं पे अटेम्प्ट करना होता था पूरी परीक्षा। और उसके साथ साथ ही जो भी फिर रिजल्ट आता था, आप चयनित होते हैं नहीं होते हैं, बाकी की कार्रवाई रहती थी। हो सकता था कि भारत में नियुक्त कर दिया जाए, संभावना थी कि आपको इंग्लैंड में भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है देखिए वो तो अपने आप में सही है। दूसरे में पूछ रहा है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 के परिणामों में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। क्या ऐसा हो सकता है? संभावना थी इसकी कि यूरोपियों से अधिक हो जाए भारतीय। मोस्ट ऑफ द पर्सन इसको गलत ही मानेंगे क्योंकि अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व था, भारतीयों को आगे नहीं आने देते। लेकिन हम लोग समय भी देखते हैं, समय है 1941, देश आज़ाद होता है 1947 में, यानी कि सिर्फ 6 वर्षों का अंतर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे अधिक का तो नहीं है। तो प्रवृत्ति बदल भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय लोग आगे हों, लेकिन आप अच्छे से कब अटेम्प्ट कर पाएंगे जब पढ़ा हुआ हो। तो देखिए, स्थिति यहाँ पर यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि सही आंसर जो है वह हमारा सी है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। और धीरे धीरे हम देख ही रहे थे कि हर एक स्तर पर अब भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा था। 47 में देश भी आज़ाद हो गया, तो इन्वॉल्वमेंट हर क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ रहा था। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने है, सारी की सारी बात यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, ईजी है, आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं बात को। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपसे दूसरे प्रश्न में यह पूछा गया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसके द्वारा लिखी गई थी? मतलब जिन कवि ने उसको लिखा उनका नाम क्या था? 4 नाम, मनोरंजन या रंजन प्रसाद या त्रिलोकी सिंह या फिर राजेंद्र पांडे। कौन है? तो देखिए, कविता की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर सीधा याद है तो ही लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो उसका सही आंसर जो है वह ए है, मनोरंजन साहब ने लिखा था। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जिस समय यह फिरंगिया कविता आई थी उसने पूरे भारत में इसको प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन हम लोग का अलग कल्चर था। तो यह जो फिरंगिया इन्होंने लिखी भोजपुरी में थी और पूरे देश में बहुत अधिक लोकप्रिय है, उस समय हो गई थी। हालांकि फिर जब देश आज़ाद हुआ तब तो रहा ही चलन इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोबारा भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और ये नहीं तो पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन जनरली दिखते हैं कि एग्जाम में आती है तो पूछी जा सकती है। फैक्ट बेस तो रहेगा यह क्वेश्चन, इसकी पूरी संभावना। ठीक है, तो इसका ही पूरा का पूरा मामला है। कब लिखी थी इन्होंने? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इस कविता को लिखा था। क्लियर है बात सारी? इनका पूरा नाम मनोरंजन प्रसाद सिन्हा था। चलिए अगली बात करते हैं, तीसरी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? अब देखिए, एक अच्छा प्रश्न है अपने आप में, क्योंकि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण खंड रहा है। ठीक है, और मैं आपको यह बता देता हूँ कि जिस दौरान मैंने संस्कृति पीसीएस के इसी चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेस ली थी,
उन क्लासेस में मैंने क्रांतिकारी आंदोलन पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड किया था कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ गतिविधियां हुई, कारण परिणाम हर एक बात। उस दौरान मैंने आपको यह भी बताया था कि काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर, ठीक है, जो यह काकोरी षड्यंत्र केस है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल दिया है, नाम इन्होंने 2022 में ही बदला है। तो परीक्षा हम लोग देखेंगे 2021 की है, तो इसलिए वह नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि 4 लोग को फांसी दी गई थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, ठीक है। तो इन सभी को फांसी जहां दी गई थी, सबको अलग अलग जगह फांसी दी गई थी। तो देखिए सबके लिए स्थान अलग अलग है, जैसे कि जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर के अंदर, ठीक है। तो 20 का सही आंसर है, फैक्ट है, सीधा याद रहेगा तो इजीली आप लोग लगा पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अन्य 4 लोगों को फांसी कहाँ दी गई थी, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खान फैजाबाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी में, प्रयागराज। तो इनको इन अलग अलग जगहों पर फांसी दी गई थी। जरूरी है आप लोग याद रखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में फिर एक बार यह प्रश्न किसी नए रूप में रिपीट हो सकता है। और पीसीएस लेवल पे हम देखते हैं या स्टेट लेवल हम देखते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत अधिक। तो तैयारी रखिएगा पूरी इसकी, एक सरल प्रश्न है आप लोग के लिए, बहुत इजीली अंक आप यहाँ से ले सकते हैं। चौथा प्रश्न अगर हम देखते हैं तो पता लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। अब कथन है ये, ठीक है, क्वेश्चन जो है वह कथन कारण वाला है, यानी कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या उसी कारण से हुआ था या कुछ और कारण था, आपको यहां पर ही देखना है। जैसे कि नाइटहुड की उपाधि का उन्होंने त्याग किया था, हम सबको पता है कि नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने त्यागा था, किस कारण से त्यागा था पता है तो कमेंट कीजिए, पहले ही बताइए मुझे, वरना वीडियो सुनिए अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि इन्होंने इसलिए त्यागा था क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। क्या यह सही कारण था? बिल्कुल भी नहीं सही है ये, क्योंकि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि इसलिए त्यागी थी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दौरान बहुत सारे भारतीय लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और हर उम्र का व्यक्ति शामिल था। तो उन्होंने एक तरह से विरोध के रूप में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था। क्लियर है इतनी बात? बहुत अधिक सिंपल है। तो देखिए कथन हम लोग का ठीक है, लेकिन कारण यहां पर गलत हो गया है। तो कथन सही और कारण गलत, यानी कि सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर है बात सारी आप लोग के सामने हर एक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, यानी कि कंपनी का स्थानीय प्रतिनिधि कौन था? कोतवाल, दरोगा, अमला या जमींदार, कौन था? तो देखिए सीधा सीधा आंसर बताता हूँ, दरोगा को कहा जाता था इस समय, क्योंकि जो महत्वपूर्ण अधिकार थे इनके ना, पहले ये सब काम जमींदार वगैरह करते थे, बट वो अधिकार फिर ऊपर के स्तर की जो मुख्य अधिकारी थे जिनको नियुक्ति सरकार कर रही थी उनको दे दिया गया। तो दरोगा को इस समय यह उपाधि मिल गई थी और सभी मानते थे कि कंपनी बहादुर की शान शौकत का यह स्थानीय प्रतिनिधि है, यानी कि मुख्य लाभ स्थानीय स्तर पर यही व्यक्ति ले रहा है। ठीक है, क्लियर है बात सारी की सारी। तो 20 का आंसर रहेगा। और प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने एक दरोगा नियुक्त कर दिया और दरोगा की मदद के लिए इन लोगों ने क्या किया कि स्थानीय स्तर पर एक पुलिस कर्मचारी भी नियुक्त कर दिया। तो ये मिलजुल के सारा काम करते थे। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए और अंग्रेज दंडनायक यानी कि मजिस्ट्रेटों को जिले के पुलिस का भार सारा सौंप दिया गया था। तो व्यवस्था चेंज हुई थी समय समय पर। ठीक है, तो वही हर एक बात यहाँ पर है। तो दरोगा इसका आंसर है। आगे किसी और रूप में पूछा जा सकता है या फिर सेम भी। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है कि युद्ध है आपके सामने चार युद्ध, इनका समय। अब ये बताइए कि कौन किससे मेल खा रहा है, यानी कि कब कब क्या क्या हुआ था। तो देखिए अगर आप चारों युद्ध को पढ़ें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 4 युद्ध आप लोग के सामने हैं। अब मैसूर, फ्रांसीसी, मराठा और अफगान सब लड़ तो अंग्रेजों के विरुद्ध ही रहे और युद्ध इतने सारे थे कि संभव नहीं है कि आप हर एक को याद रख पाए। यदि याद रखा हुआ है तो वेरी वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न आप डायरेक्ट हिट करेंगे। बट अगर नहीं प्रॉपर याद तो किसको कैसे हैंडल करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को याद रखना बहुत अधिक आसान है, क्योंकि 3 कर्नाटक हुए थे और जो 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे ना, एक अच्छा खासा सीक्वेंस था उसका। 2 युद्ध हुए थे बैटल ऑफ प्लासी से पहले, उसका एक युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। तो यानी कि इतना तो स्पष्ट है कि जो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है ये प्लासी के युद्ध से पहले हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर स्थिति बदल जाती है। प्लासी के जीतने के बाद कंपनी और अधिक मजबूत हो जाती है और फ्रांसीसी को हरा देती है। हालांकि कुछ और भी फैक्टर्स थे जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहे। बट अगर हम इसको लेकर के टाइम पीरियड देखते हैं 1803 और 5, 1780 और 84, 1878 से 80, 1750 से 54, तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी से पहले का पीरियड हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, यानी कि चौथा। तो बैटल ऑफ प्लासी से पहले हुआ था, हम मान सकते हैं कि बी के लिए कौन सही है, बी के लिए चौथा सही हो सकता है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत अधिक इन्वॉल्व नहीं होना, समय भी कम है, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कहीं पे बी के लिए चौथा दिया हुआ है, जैसे कि सिर्फ अकेला एक ही जगह पर है ए, ठीक है। तो इस हिसाब में हमारा डायरेक्ट ही ए आंसर सही हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन के लिए कई बार हम देखना पड़ता है कि कहीं जगह पर जैसे कि यहाँ पर 2 बार एक आ गया है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इसको हिट करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीधा ही मिल गया, तो हम लोग डायरेक्ट अब मान सकते हैं कि ए इसका सही आंसर है। क्लियर है इतनी बात सारी। बाकी इसके अलावा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध को जनरली लोग याद नहीं रख पाते बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी लेकिन आंग्ल मैसूर, जैसे कि यह कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो देखिए 1780 से 84 में हुआ था। दूसरा इसके लिए सही है, तो दूसरा भी देखते हैं कि ए के लिए सेकंड है या नहीं है। ए के लिए सेकंड ही है, तो ए ही हमारा सही आंसर चलेगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी बनाने की एक ट्रिक होती है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही फंस जाता है और बहुत जल्दी हम बहुत अधिक समय खराब किए बिना अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हर एक का वर्ष और युद्ध आप लोग के स्क्रीन पर है। देखते हैं अगला। तो कह रहे हैं कि जी घटनाओं पे विचार करना है और घटनाओं को सीक्वेंस करना है आपने, ठीक है। तो कब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था कुछ तो याद होगा। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। वर्ष की अगर मैं बात करूं तो देखिए इन्होंने यह काम किया था 1881 में, ठीक है। अल हिलाल जो पत्रिका है यह पीसीएस एग्जाम में भी पूछी गई है, यहाँ भी पूछ रहा है, और इसके लिए जो वर्ष है इसका 1912 है, ठीक है। इकलौती घटना है जो 1800 में हुई है, बाकी सारी घटनाएं 1900 में हुई है। जैसे कि कर्नल वाइली की हत्या जो थी यह ढींगड़ा साहब ने कर दी थी और इंग्लैंड में ही की थी, क्योंकि वो मानते थे कि भारतीय लोगों पे शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ठीक है। कब की थी? 1909 में, ठीक है। वहीं हम देखते हैं खुदीराम बोस को कारतूसों के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी, और अपने हाथ में भगवत गीता लेकर के यह फांसी बहुत अच्छे से चले गए थे सरलता से, बिना किसी परेशानी के। 1908 की घटना है ये, ठीक है। तो अलग अलग घटना, जैसे कि खुदीराम बोस की मृत्यु की जो घटना बेहद खास है इतिहास में, आप लोग याद रखेंगे। क्यों खास है? क्योंकि पूरे भारत में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी। जब इनको फांसी दी गई थी इनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के थे सभी जितने भी क्रांतिकारी थे। हालांकि नाम इनका चर्चाओं में बहुत कम रहता है, बट जरूरी है कि आप लोग याद रखें। तो अगर हम घटनाओं को सीक्वेंसिंग करते हैं तो क्या मिलता है कि 1881 यानी कि तीसरा का स्थान पहले रहेगा, ठीक है। तीसरे के बाद कौन सा आ जाएगा जी? दूसरा आ जाएगा, ठीक है। दूसरे के बाद पहला आएगा, फिर चौथा आ जाएगा। तो 3 2 1 4 हमारा सीक्वेंस हो जाता है। कहाँ पर है? 3 2 1 4 पहले पे ही हमारा आंसर आ जाता, तो ए राइट आंसर है। तो वही सब बात आप लोग के सामने है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो कुछ घटनाओं को याद रखना जरूरी है फैक्ट बेस्ड एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। फिर एक बार मिलान आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं तो किस किस वर्ष कहाँ हुआ था बताइए। अब उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और याद होने ही होने चाहिए, नहीं छोड़ सकते हम उनको ना, याद किए बिना पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ बहुत इजी है, अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे कि मेरठ वाला, मेरठ में एक ही बार अधिवेशन हुआ, इकलौता अधिवेशन, और इकलौता अधिवेशन भी हुआ तो ऐसे समय पे हुआ कोई भी याद रख पाए, यानी कि जब स्वतंत्रता से पहले आखिरी जो अधिवेशन था वह मेरठ में ही हुआ था। कौन सा था? तो देखिए सबसे लास्ट हम लोग को 1947 में आजादी मिल गई थी, तो इससे पहले 46 में हुआ था अधिवेशन मेरठ का। है ऑप्शन में जी, देखिए 3rd नंबर पे आ गया। अब ए का जो हो गया वो क्या हो गया? ए के लिए 3 हो गया। क्लियर है आराम से? अब हम चाहें तो यहां से भी मैच कर सकते हैं। देखिए ए के लिए 3, तो हमारा ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब या तो आंसर ये है या ये है। अगर एक ही बार आता तो हम इजीली हिट कर जाते। अब 2 बार कंफ्यूज कर दिया, जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, कंफ्यूज कर दिया तो हमें कुछ और भी देखना होगा, ठीक है। तो कुछ और देखने के लिए देखिए क्या करना है यहाँ पर। अब कानपुर है, लखनऊ भी है, बनारस भी है। समय देखते हैं। जैसे कि 1905 वाला, 1905 में हमारे देश में एक बेहद खास घटना होती है। हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल का विभाजन करने लगती है, तो अपने आप में यहाँ पे जो अधिवेशन था वह खास हो जाता है, ठीक है। तो 1905 का अधिवेशन जो था यह कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इसका 2। क्लियर है बात सारी की सारी? कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था जी?
1925 में हुआ था, यानी कि चौथा सही हो गया। अब 1925 का अधिवेशन क्यों खास है पता है आप लोग को? 1925 का अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि पहली भारतीय महिला ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था, तो इस वजह से यह भी खास हो जाता है। अब तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, लखनऊ में कई बार हुआ है, जरूरी भी नहीं याद हो या ना हो, क्योंकि अब 1916 ही विकल्प के रूप में बच रहा है। तो देखिए जो आंसर हम लोग का बनना चाहिए यहाँ पर 3 4 1 2 बनना चाहिए। है क्या ऑप्शन में 3 4 1 2, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर सी सही हो रहा है। क्लियर है बात? तो अधिवेशनों का याद रखना जरूरी है, और अलग अलग अधिवेशन में अलग अलग खास बातें हुई जिस वजह से हम लोग इजिली याद रख पाते हैं कई बार। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। और आप लोग को शायद नहीं पता, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, उस दौरान मैंने पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ और कब कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन की क्या खास बात थी, मैंने हर एक बात बताई। नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी वीडियो देखिए, बहुत बेहतरीन है, अच्छा कंटेंट आपके एग्जाम के लिए। हर एक अधिवेशन में मैंने अच्छी खासी बात यहाँ पर की है। तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, चाहे तो आप लोग अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फाइल आपको मिल जाएगी। तो कुल 9 अधिवेशन हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? कल्चर का प्रश्न आ गया। 4 मेले हैं, नौचंदी का मेला, बाबरों का मेला, फूलडोल का मेला और बटेश्वर का मेला। अब इसके लिए भी एक खास बात यह है कि मेलों के ऊपर ना, जितने भी मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। जब मैं उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था, वहां मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन कौन सा मेला किस मामले में खास है, उसकी क्या क्या विशेषता, मैंने हर एक बात बताई थी। आप जाइए प्लेलिस्ट में मेलों का वीडियो देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है और काफी अच्छा कंटेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए जितने लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि बाबरो बाबा का मेला और फुलडोल का मेला उत्तर प्रदेश से संबंधित ही नहीं है। नौचंदी का मेला और बटेश्वर का मेला दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं, एक लगता है मेरठ में, दूसरा लगता है आगरा में। लेकिन ऐसा कौन सा है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो देखिए नौचंदी के मेले में दोनों ही लोग आते हैं अपने अलग अलग स्थानों से, तो ए इसका आंसर सही है। ठीक है, सौहार्द के लिए लगाया जाता है नवरात्रि में। वहीं जो 10वां प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? टू द पॉइंट फैक्ट है, याद होगा तो अच्छे से लगा पाएंगे। तो सही आंसर सी राजा चेत सिंह है, क्योंकि ये अंग्रेज जो थे ना, इनके सामने एक अच्छी खासी मांग रख रहे थे, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो बाद में फिर इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उस वजह से यह विद्रोह कर देते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, 5 लाख रुपया युद्ध कर के लिए मांग रहे थे, इन्होंने मना कर दिया, नहीं देंगे। तो फिर बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, जिस वजह से इनके भतीजे यानी कि महीप नारायण गद्दी पर आ गए थे और 40 लाख रुपए वार्षिक के रूप में फिर इनकी डील फाइनल हो गई थी। तो वहीं पे इन्होंने विद्रोह किया था, हालांकि ब्रिटिशर्स पावर में थे, तो विद्रोह दबा दिया गया था, इनको पकड़ लिया गया था बाद में। क्लियर है बात सारी की सारी? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी या जो भी प्रश्न, अभी 10 प्रश्न हम लोग जो रेगुलर डिस्कस करते हैं एक वीडियो के अंदर, तो वह सभी डिस्कस कर लिए गए। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होगी वीडियो आप लोग को, ठीक लग रहा होगा डिस्कशन, और कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हुए फिर कुछ नई खास बातों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।